क्या वह उसके शब्दों पर ध्यान नहीं दे पा रहा था क्योंकि उसकी नजरें विकर्षित हो रही थीं? इसलिए शिक्षक ने उसे स्पर्श किया और पूछा कि क्या वह उसे चाहता है, जिस पर अगले दिन वह उस चर्चा को मन से निकाल नहीं पाता, मानो कि वह पहली बार और शिक्षक युजू के साथ स्वप्न में हो। क्लास में एक सहपाठी उससे वार्तालाप शुरू करता है और आइडल्स के विषय में बोलते समय दूसरा भी कथोपकथन में शामिल हो जाता है, जिससे वह संकोची हो उठता है। हालांकि पियानो बजाते वक्त उसे 5 साल पूर्व की घटना की याद शिक्षक यूसु से बातचीत में आती है। डॉय अभी भी मानते हैं कि टीचर निर्णय लेते हैं उन्होंने अपने कपड़े उतारे और फिर से करने का। डो पूरी तरह से आनंदित है क्योंकि टीचर यूसु के साथ पहली बार होने के 1 हफ्ते बाद से और तब से वे हर दिन साथ हैं। वे तो साथ में जागते हैं और सोते हैं। डॉय के चाहने पर हर समय टीचर उनके लिए तैयार रहते हैं और डॉय हमेशा चाहते हैं। एक दिन करेन डॉय को अपने सहपाठियों के साथ स्विमिंग क्लास में ले जाती है। हालांकि डॉय रुचि नहीं रखते, लेकिन वास्तव में वे करता है क्योंकि करेन ने कक्षा में शिक्षक के साथ समय व्यतीत किए जाने की सारी तैयारी की थी। टॉय अपने सहपाठियों के साथ अभ्यास करता है, लेकिन किसी से आंख मिलाने पर उसे लड़कियों की मिलनसार मुस्कान मिलती है। शायद उसे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, फिर भी वह उनके आकर्षक रूप के बारे में सोचना नहीं छोड़ पाता। एक सहपाठी के उसे डेट पर चलने के निमंत्रण देने पर दूसरी लड़की अपने कपड़े उतार देती है, उसे विस्मित कर देती है। हालांकि यह एक भव्य दृश्य है, डॉय नजरें हटा नहीं पाता। सहपाठी इचियो करेन यह देखता है और रात में अध्यापक यूसु को हटाने का फैसला करता है। उसी समय चियो अप्रत्याशित रूप से डॉय के दरवाजे पर आ जाता है। उस क्षण करेन डॉय को फोन करके बताती है कि खराब एयर कंडीशनरों की वजह से वह कमरे का परिवर्तन कर रही है, पर चूंकि एक खाली कमरा है उसमें एक लड़की पूरे हफ्ते सोएगी। इसीलिए डॉय समझता है कि उस दिन पूल में हुई प्रतिस्पर्धा यह देखने के लिए थी कि कौन उसके साथ कमरा साझा करेगी। उनके लिए 1 सप्ताह तक उसे पता था कि लड़कियां हर सप्ताह बदलती रहेंगी। इचियो अगले दिन डॉय से वस्त्र परिवर्तन में सहायता मांगती है क्योंकि वह अमीर परिवार से थी और उसकी सेविकाएं हमेशा ऐसा करती थीं। डॉय सहायता करता है, यद्यपि वह असहज महसूस करता है। जब वह जाना चाहता है उसे याद आता है वह प्रोफेसर यूसुफ के संग उसी रात है। प्रोफेसर बताती है कि मिल नहीं सकती। वह समझाती है कि मासिक धर्म है, पर यह भी कि अन्य लड़कियों के प्रति दयालु होना चाहिए क्योंकि सिर्फ उसे ही ध्यान देने से उन्हें आपत्ति होगी। वह रात इचियो डॉय से एक ही शैया पर सोने का आग्रह करती है और जब वह उसके परिधान बदलने में सहायता कर रहा था तब उसके पिछले हिस्से के निशान पर चुप रहने के लिए आभार प्रकट करती है। तब वह उसे बताती है कि वायरस आने से पहले उसे हाई स्कूल के बाद अपने पिता द्वारा व्यवस्थित एक बड़ी उम्र के पुरुष से विवाह करना पड़ता, पर महामारी ने उसके होने वाले पति और पिता को ले लिया, जिससे वह संतुष्ट होती है। फिर भी वह दुखी है। ऐसा सोचकर खुद को दोषी पाते हुए वह डॉय को मानती है कि वह उसे पहली बार में ही पसंद कर बैठी थी और वे चुंबन शुरू कर देते हैं। उधर राइडो का मानना है कि टेलीविजन पर आए बाद से उसका जीवन एक रियलिटी शो में बदल गया क्योंकि लोग उसके हर कदम पर बोलते हैं या इंटरव्यू लेते हैं। वह मीरा से उसकी दीदी के बारे में पूछता है और मीरा कहती है कि मायरस अधिकतर शरणार्थी क्षेत्र में रहती है, पर यदि यह खुलासा हो जाए कि वह उसकी बहन है तो उसे खतरा हो सकता है, इसलिए वह उसे यह न करने की सलाह देती है। डॉय प्रोफेसर के पास जाता है और चियो के साथ घालमेल करने पर माफी मांगता है। फिर भी प्रोफेसर समझाती है कि यह अपरिहार्य था, जैसा कि डॉय आखिर हर किसी का है। हालांकि वह सच्चाई को स्वीकार कर रोती हुई निकल जाती है। बाद में डॉय करेन से सवाल करता है कि क्या सच में वह एकमात्र जीवित आदमी है जो प्रतिरक्षित है, और फिर अपना अनुमान बताता है कि स्कूल उसके साथ प्रयोग कर रहा है, जो कि अनिवार्यतः संग्रहण करता है। लड़कियां चाहती हैं कि वह डेटा संग्रह के दौरान उसका प्रयोग करें और अगर वह सही हो तो यह वायरस से लड़ने में सहायक हो सकता है। डॉय सोचता है कि प्रोफेसर यूसु और इचियो का इस प्रकार उपयोग करना उचित नहीं, इसलिए वह बिना जोर दिए अनुरोध करता है। करेन ने सच्चाई को प्रकट किया। स्कूल वास्तव में उसे ध्यान में रखकर बना था, लेकिन मुख्य उद्देश्य अधिक महिलाओं से संतान पैदा करना था। यद्यपि यह अनिश्चित है कि उसकी संतानें उसकी प्रतिरक्षा प्राप्त करेंगी, परंतु मकसद है मानवता का विस्तार। फिर भी वहाँ की अधिकांश लड़कियां उसके साथ रहने को इच्छुक हैं। इस दौरान सीनियर अधिकारी देखते हैं कि रिदो ने बच्चे न करने का फैसला किया है। निर्णय लेते हैं कि मिरर उसकी निजी सहायक नहीं बनी रहेगी। जब राइडो वायरस के लिए चिकित्सा तलाश में होता है, वह सोचता है क्या उसे वाकई में एलिसा को 1 माह में खोजने का वादा पूरा करना है। फिर वह हॉल से निकलकर एक महिला से टकरा जाता है जो सिर्फ लैब कोट में होती है। महिला एक पुरुष को देखकर चौंक जाती है और चीखते हुए भागती है। कुछ समय पश्चात एक महिला ने राइडर को 2 युवतियों से अलग किया, यह कहकर कि वह एक यौन लुभाने वाले व्यक्ति है जो हैरिस की महिलाओं को भांता है। तभी राइडर को मीरा का फोन आता है जिसमें उसे सूचित किया जाता है कि वह अब उसकी सहायिका न रह सकेगी। जब वह लाउंज में प्रवेश करता है तो उसकी नई सहायिका ब्रिया केटी से मुलाकात होती है, जिसने उस पर हमला का इल्जाम लगाया था, और मारिया कुरोदा, वो व्यक्तित्व जो लैब कोट में नजर आई थी। विश्व प्रसिद्ध हो चुकने पर उसे 1 से अधिक सहायिकाओं की जरूरत पड़ डरे। राया मीरा की जगह लेगी और बाहरी दुनिया के संपर्क का प्रबंधन करेगी। मारिया अपनी शोध में उसकी सहायता करेगी, वह एक शोधकर्त्री है। बिना मुखर हुए मीराली खिन्न अनुभव करती है। रीडो नाराज हो जाता है और पूछता कि उसकी जगह क्यों छीनी जा रही है। रिया व्याख्या करती है कि मीरा ने उसका कार्य ठीक से नहीं निभाया। फिर भी रिया उसे विश्वस्त करती है कि वह अपना शोध जारी रख सकता है, लेकिन किसी के साथ संबंध न बनाकर। उसके बाद वह अपनी अन्य क्रियाकलापों को संकुचित कर देगी। गलियारे में रिया और मिराक्रॉस का सामना होता है और लगता है भावनाएं मिश्रित हैं। रिया मीरा से कहती है कि उसे उस व्यक्ति के लिए बुरा न माने जो स्त्रियों को केवल उपकरण माने, किंतु मीरा बताती है कि रीडो ऐसे नहीं है।
उसी दोपहर मीरा सहित सभी लोग एक गर्म झरने की दिशा में चल पड़ते हैं, जहां एक अग्रणी वायरस अनुसंधानकर्ता मौजूद है। राइडो मारिया से चर्चा करता है और उससे जानना चाहता है कि वह क्या सोचती हैं वायरस के मूल के बारे में। मारिया 3 परिकल्पनाएं बताती हैं। परिकल्पना एस्केप हाइपोथेसिस और इवोल्यूशन हाइपोथेसिस, लेकिन कुछ भी निश्चित नहीं है, इसलिए वे केवल मान्यताओं पर चर्चा करते हैं कि वायरस शायद वर्षों से मौजूद था और हाल ही में मनुष्यों के साथ सीधा संपर्क हुआ। राइनो पूछता है कि क्या यह संभव है कि यह कृत्रिम रूप से बनाया गया हो, जिसे मारिया पसंद करती है। फिर वह उसे आश्वस्त करती है कि वे गर्म झरने में उतर पाएंगे।